Good morning, students. So today we will be discussing the midterm solution of question number 7. I am very much disappointed that all of you have attempted the 7th B question, and only one student has attempted the 7A question, जिसका आंसर तो राइट था, x the value of maximum value of x will be the 2, but जो उसका प्रोसेस था वो बिल्कुल रॉन्ग था. So in this session, in this lecture, I will first tell you the solution of question number 7, and then we will be proceed to the normal routine lectures. So first question is this. As you all know the question, so again I'll explain this question. It is a shared variable x initialized to 0 is operated by the four processes which are w, x, y, z. Process w and x increment x by 1 while process y and z decrement x by 2. तो w और x जो प्रोसेस होंगे वो x को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से और y और z जो होंगे वो डिक्रीमेंट करेंगे बाय 2. Each process before reading perform wait on the semaphore and signal on S after store. If the semaphore is initialized to 2, find what is the maximum possible value for after all the process complete execution. Assume any kind of order of execution. तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सीमाफोर इंप्लीमेंट कर रहे हैं और सीमाफोर इंप्लीमेंट करने के बाद जो एस की वैल्यू इनिशियलाइज करी है वो हम लोगों ने करी है 2 से और जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 से होगी. तो लेट्स सी कि क्या सिनेरियो बनता है. तो ये मेरा प्रोसेस W है, X है, Y है और Z है. तो सबसे पहले वेट ऑपरेशन होगा, उसके बाद रीड होगा, उसके बाद यहाँ पे X प्लस 1 हो जाएगा, उसको इंक्रीमेंट कर देगा 1 से और ये प्रोसेस X है, ये भी इंक्रीमेंट कर देगा 1 से. यहाँ प्रोसेस Y है जो इसको डिक्रीमेंट कर देगा 2 से और Z प्रोसेस इसको डिक्रीमेंट कर देगा 2 से. तो इनिशियल वैल्यू मैंने X की 0 कंसीडर करी है एज पर द क्वेश्चन और S की वैल्यू है 2. तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रोसेस जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैं जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन लेने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले मैं प्रोसेस W को लूंगा एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसके ऊपर वेट ऑपरेशन होगा. वेट ऑपरेशन होते जो S की वैल्यू 2 थी अब वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अब 1. फाइन. और जैसे यहाँ पे रीड ऑपरेशन होगा तो मैं क्या कर दूंगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच करूंगा. तो मैं क्या कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता हूँ. कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है कि कोई नया प्रोसेस को कंट्रोल्स ट्रांसफर हो जाते हैं. तो क्या मैं वो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि अभी एस की वैल्यू मेरी 1 है. सो नाउ द कंट्रोल्स का ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड. फाइन. तो प्रोसेस जेड पे आ गए और यहाँ पे वेट ऑपरेशन हो गया. नाउ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. अब जैसे ही एस की वैल्यू 0 हो गई वेट ऑपरेशन के बाद, तो अब इसके बाद कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता. तो अब मेरे को क्या करना है, रीड करना है और एक्स की वैल्यू क्या कर दी इसने, डिक्रीमेंट करके -2 कर दी. फाइन. यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं, जो प्रोसेस W था उसने इसको रीड कर लिया था और रीड करने के बाद x की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0. और जैसे ही रीड ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैंने कंट्रोल्स ट्रांसफर कर दिए प्रोसेस Z को. फाइन. उसके बाद मैं सिग्नल कर दूंगा. सिग्नल करते ही मेरी जो S की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. उसके बाद मैं एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस 2 को लूंगा. प्रोसेस Y को लूंगा. प्रोसेस Y में फिर अगेन एस वेट ऑपरेशन होगा. वेट ऑपरेशन होते ही एस की वैल्यू 0 हो गई और 0 होते ही उसने रीड किया और x को दोबारा डिक्रीमेंट किससे कर दिया, -2 से. तो 9 मेरी अब x की वैल्यू क्या हो गई, -4. और उसके बाद सिग्नल हुआ, सिग्नल ने इंक्रीमेंट कर दिया s की वैल्यू को, तो अब s की वैल्यू हो गई 1. नाउ द कंट्रोल्स ट्रांसफर टू द अगेन प्रोसेस W. तो प्रोसेस W में ऑलरेडी वेट ऑपरेशन हो चुका था. वेट ऑपरेशन होने के बाद अब दोबारा s की वैल्यू अब 0 हो जाएगी. ठीक है, वेट ऑपरेशन होगा और रीड ऑपरेशन इस पे ऑलरेडी हो चुका था. दैट मीन्स के अब प्रोसेस W जो अपनी प्रीवियस वैल्यू थी x की उसको उठाएगा. तो इनिशियल वैल्यू मेरी x की क्या ली थी, जो इसने फर्स्ट टाइम ली थी वो थी 0. तो जो ये -4 था वैल्यू ये हट जाएगी और अब जो x की जो प्रीवियस वैल्यू थी उससे रिज्यूम करेगा. तो x की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0. नाउ इट विल अगेन रीड और इसको x को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1. ठीक है. और उसके बाद दोबारा मेरा प्रोसेस x आएगा. प्रोसेस x में वेट और सिग्नल होगा. सिग्नल उसको अगेन 1 कर देगा और उसके बाद मेरा प्रोसेस अब x की बारी आएगी और प्रोसेस x दोबारा इस वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. इससे s की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड द x विल अगेन इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1. तो नाउ द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 2 और उसके बाद दोबारा ये सिग्नल कर देगा. सिग्नल करने के बाद वैल्यू अब हो जाएगी 1.
So in this way, the process, the order of execution will be process W, then again the context switch. यहाँ पे context switch happens होगा, उसके बाद process Z, then again process Y, then process W, and then back to process X. So in this way, this will be my order of execution, and this will be my maximum value of X. So that will be the answer. और जो कि किसी भी स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ड्यूरिंग द क्लास वो इसको अटेम्प्ट जरूर करते हैं. बाय द वे आई टेल यू दैट दिस इज अ गेट क्वेश्चन. ठीक है, गेट में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो दोज एस्पिरेंट्स हु want to appear in a GATE exam, so you should try such kind of questions. ठीक है, आप लोग अपने गेट की जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हैं उसमें से आप इसको अटेम्प्ट करें और देखें किस तरह के क्वेश्चंस गेट में ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं. फाइन. नाउ द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन दैट इज अ 7B. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया. जितने भी आप लोगों ने सॉल्यूशंस निकाले हैं, मुझे पता है कि आप सब लोगों ने एक ही तरह के सॉल्यूशन निकाले हैं. वही 21.65 किसी का आंसर आया है, किसी का कुछ 81 मिली सेकेंड्स आंसर आया है, बट ऑल दो सॉल्यूशंस आर रॉन्ग. ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी करेक्टनेस नहीं है. फाइन. तो मैं आपको पहली चीज तो समझा देता हूँ कि क्वेश्चन 7B बोल क्या रहा है. कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. Calculate the average waiting time of the following process by using non-preemptive shortest job first scheduling algorithm. ठीक है, तो मेरे को नॉन प्रेम्प्टिव SJF एल्गोरिथम को यूज करना है. तो नॉन प्रेम्प्टिव का मतलब पहली चीज तो ये हो गई कि प्रेम्प्ट नहीं होगा. ठीक है, प्रेम्पशन किसी भी तरह का नहीं होगा. फोर्सफुली कोई प्रोसेस चलते हुए प्रोसेस को, रनिंग प्रोसेस को नहीं हटा सकता. फाइन. तो इसी गैंट चार्ट से मैं आपको समझा देता हूँ. पहले अपन एक बार टेबल इसकी दोबारा देख लेते हैं. यहाँ पे मेरा प्रोसेस P1 है जिसका बस टाइम है 25. उसके बाद P2 है, उसका बस टाइम है 6. उसके बाद P3 प्रोसेस आया 9 और उसके बाद P4 प्रोसेस आया 5. ये इनके अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3. कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियोस दूसरे भी देखे थे, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ वो वीडियो देखा ही है, उसके लॉजिक को नहीं समझा, उसके कंसेप्ट को नहीं समझा. वो जो वीडियो आप लोगों ने मुझे भेजा था उसके अंदर अराइवल टाइम 4 तक था. ओ सॉरी, जो बस टाइम था P1 प्रोसेस का वो 4 था. तो बट ऑब्वियस है, और यहाँ पे ये जो अराइवल टाइम आ रहे थे वो भी 4 आ रहे थे, इसलिए वो P1 प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो जैसे सबसे पहले क्या होगा, P1 प्रोसेस मेरा रेडी स्टेट में आएगा, उस समय कोई और प्रोसेस नहीं है, तो बट ऑब्वियस है कि मेरा जो P1 प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूट होगा. तो जैसे 0 से 1 अराइवल टाइम आएगा तो क्या P2 प्रोसेस को मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा P2 प्रोसेस को मौका. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेम्पशन नहीं हो रहा है. प्रेम्पशन नहीं हो रहा. P2 प्रोसेस, बट ऑब्वियस है कि उसके पास कम बस टाइम है. तो अगर ये प्रेम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती तो बट ऑब्वियस है कि P2 को मौका मिलता, लेकिन अभी P2 को मौका नहीं मिलेगा. तो P1 जो मेरा प्रोसेस है वो 0, 1, 2, 3 तक अराइवल टाइम तक एग्जीक्यूट होता रहेगा. मतलब जब इसके जो 3 मिली सेकेंड होंगे, मतलब 23 - 3 22 मिली सेकेंड तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा. और उसके बाद क्या होगा, ये चारों के चारों मेरे प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएंगे. तो यही मैंने यहाँ पे किया है. तो 0 से लेके 3 तक P1 जो मेरा प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूट होगा. और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चारों के चारों मेरे अब रेडी क्यू में आ चुके हैं. अब क्या होगा, अब HJF लगेगी. अभी तो FCFS लग रही थी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, SJF लगेगी. जब सारे अराइवल टाइम के बाद, जब 3 अराइवल टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे जब सारे के सारे प्रोसेस P1 से लेके P4 तक रेडी क्यू में आ जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि SJF लगेगा. अब मेरे को एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखना है कि मेरे पास सबसे शॉर्टेस्ट जॉब कौन सा है. तो बट ऑब्वियस है कि मेरे पास अब जो शॉर्टेस्ट जॉब प्रोसेस होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, P4. तो मैंने यहाँ पे P4 को ही मौका दिया, और P4 का जो बस टाइम था वो 5 मिली सेकेंड था, तो पूरा P4 एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद मेरे पास कौन सा आएगा, उसके बाद मेरे पास P2 है. तो P2 प्रोसेस मेरा एग्जीक्यूट होगा और वो पूरा एग्जीक्यूशन होगा. उसके बाद P3 प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होगा, और P3 प्रोसेस का जो मेरा बस टाइम है वो 9 है. तो आप यहाँ देखेंगे 14 + 9 तो हो जाता है 23. तो 23 तक P3 मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा. तो जब मेरे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तब उसके बाद लास्ट में मेरे पास कौन सा प्रोसेस बचेगा, P1 प्रोसेस.
आप याद कीजिए, मैंने आपको प्रोसेस स्टेट बताई थी। प्रोसेस स्टेट में सबसे पहले रेडी होता है, फिर उसके बाद रनिंग होता है, फिर उसके बाद वेट हो जाता है। तो जो मेरा P1 प्रोसेस था वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, और उसके बाद जब P4, P2 और P3 सारे एग्जीक्यूट होके फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद जब रेडी क्यू में मेरा कौन सा प्रोसेस बचेगा, मेरे पास P1 प्रोसेस ही बचेगा। तो उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम रह गया था उसका 22 मिली सेकेंड, वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है 0 + 3 + 8 + 14 + 23 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाता है 12 मिली सेकेंड। सो दैट विल बी द आंसर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक थी। इसमें आपको नॉन प्रेम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट करना था विद द अराइवल टाइम। ये भी एक गेट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें मैंने मिली सेकेंड्स जो थे, जो बर्स्ट टाइम थे, वो चेंज कर दिए थे, ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए, और आपने सिर्फ वही पुराने एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए पूरा कर दिया। जो आपने मेरे को वीडियो भेजा था उसके अंदर जो ये P1 प्रोसेस था उसका बर्स्ट टाइम 4 था, और यहाँ पे अराइवल टाइम भी 4 था, ठीक है। इसी वजह से ये P1 प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हुआ। आज मान लीजिए यहाँ P1 प्रोसेस मेरा 3 मिली सेकेंड का होता, तो बट ऑब्वियस है कि 3 मिली, अगर मैं इसके यहाँ पे 3 मिली सेकेंड लिख देता बस टाइम, तो बट ऑब्वियस है कि मेरा P1 प्रोसेस पूरा ही एग्जीक्यूट होता, क्योंकि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि जो शॉर्टेज जॉब है वैसे भी P1 ही है। तो जब ये पूरा 3 मिली सेकेंड अराइवल टाइम तक जब सारे प्रोसेस आते, जब तक मेरा P1 एग्जीक्यूट ही हो चुका होता। तो वो SJF की लड़ाई में, SJF के जो कंपटीशन में रहता ही नहीं। So that will be the solution. So I hope you understand the concept now, and you understand both the questions. Remaining part of the questions, most of the students have attempted right, लेकिन कुछ students ने जो मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो भी गलत कर दिए हैं। तो उनको मैं यही बोलूंगा कि यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। चीटिंग करके वो करके करेक्ट आंसर तो लिया जा सकता है, लेकिन नॉलेज गेन नहीं की जा सकती, ठीक है। सो आई नो के हाउ यू मेड दिस पेपर पॉसिबल, ठीक है, किस तरीके से आपने किया होगा। तो लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से किया है, ऑनेस्टली किया है, और विद द प्रॉपर नॉलेज किया है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ के और समझ के इसको अटेम्प्ट किया था। और जिन्होंने नहीं किया उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यू डू प्रैक्टिस वेल, और आप ढंग से प्रैक्टिस करें फिर से, और इसको ढंग से आप ट्राई करें, क्योंकि फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस सब्जेक्ट वेटेज अराउंड 10 to 15 नंबर्स, ठीक है। 10 to 15 नंबर्स तक इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। सो बाय दिस आई एंड अप दिस सेशन, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा सॉल्यूशंस इसके क्या हैं। तो एंड आई होप के यू आर सेटिस्फाइड विद द मार्क्स ऑल्सो। मैंने मार्क्स भी सबके डिस्प्ले कर दिए हैं, और आप लोगों का सब इवेल्यूएशन हो चुका है। सो बाय दिस वी एंड अप विद द फर्स्ट मिड टर्म, and now we will start our regular lectures after this session. So by this, thank you students.